अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन की सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो लोग रुकते हैं, वो गाड़ी से निकलती है, अपनी बाइक की तरफ जाती है, फिर पलट के वो आती है और विंडो को नॉक करती है और विंडो को नॉक करके कहती है, आइंदा ऐसी जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड को मत बुलाओ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हो। मैं इसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता और ये अच्छी फाइटर भी है, एक मौका इसे देना चाहिए। मैंने कहा ऐसी जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड को मत लाओ बस। क्यों, मेरे आने से क्या प्रॉब्लम है मैम आपको? मैं तो आराम से आती हूँ, मुझे आप लोग लास्ट में बुलाते हो गाड़ी लेकर और मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। मुझे ना फाइट की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, मैं खुद की सेफ्टी कर सकती हूँ। बात सेफ्टी की नहीं है, बात ये है कि लोगों को तुम्हारे बारे में पता ना चले। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक इसने अपनी गर्लफ्रेंड की फेस मुझे नहीं दिखाया। इसने इसलिए इसलिए नहीं दिखाया बॉस, क्योंकि मैं पहले आपको देखना चाहती हूँ। जिस दिन मैं आपको देखूंगी उस दिन मेरा खुद से खुद आप हमारा ये जो खबर है जो एक दूसरे के सामने है वो हट जाएगा। हम दोनों को एक दूसरे को एक साथ देखना चाहिए। अगर आप कहे तो मैं भी अपने मार्क्स को उतारने के लिए तैयार हूँ। और बस शर्त ये है कि एक साथ 2 मार्क्स उतरेंगी, एक आपकी एक मेरी। क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को तो मैं 24 घंटा देखती रहती हूँ। तब वो उसका बॉयफ्रेंड कहते बस करो तुम, आप जाइए बॉस, आपको देर हो जाएगा, हम भी चलते हैं यहाँ से। ठीक है, वैसे एक सवाल पूछूं बॉस? हाँ पूछो। हम मारपीट नहीं कर सकते थे? क्यों, क्या कोई मूवी चल रही थी, कोई फिल्म सीन चल रहा था कि हम मारेंगे पीटेंगे मार खाएंगे, उन्हें 2 मुक्के मारेंगे, वो रिटर्न में हमें 3 मुक्के मारेंगे और 3 मुक्के बजाय हम 4 मुक्के उन्हें मारेंगे? मूवी तो नहीं चल रही थी, ये रियल लाइफ थी। और रियल लाइफ में ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें करनी नहीं चाहिए। जहाँ आप अपने दिमाग से वो काम कर सकते हो उसके लिए ज़रूरी नहीं बल का भी प्रयोग करना। अपने बाजू को ये दिखाना कि मेरे बाजू में कितना दम है और मैं इस बाजू से लड़कर जीत कर भी दिखा सकता हूँ। उनके हाथों में गन था, सबसे पहले उनके गन को डिसपोजल करना था। मतलब ये उनके गन को ऐसे करो कि वो नाकारा रहे, चलने तो सही लेकिन चलने की आवाज़ ना आए, गोलियां किसी को लगे भी ना, इस तरह करना था। और उसकी बेवकूफ़ी यही थी कि उसने अपने लिए मजदूर नहीं लाया था, अपने ही लोगों से वो सारे कंटेनर के सामान को दूसरे ट्रकों में ट्रांसफ़र कर रहा था, यही उसकी बेवकूफ़ी थी। अगर दूसरे लोग ले आता तो हम खुद से फाइट भी कर सकते थे, यहाँ तक कि गोलियाँ भी चल सकती थी। लेकिन मैं पुलिस का वहाँ आना, ये भी एक अजीब सी दो राय हो चुकी है। अब लगता है पुलिस भी कुछ ज़्यादा ही चौकन्नी हो चुकी है। शायद पुलिस को आपकी तलाश हो, शायद नहीं, पुलिस को किसी और की तलाश है, मेरी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है और बाइक में बैठ के जिस तरह से चलती है, एक पल के लिए उनकी नज़रों से ओझल होती। तो वो लड़की अपना मास्क उतार के कहती है, क्या है यार, तुम्हारी बॉस है क्या है, ना ठीक से बात करती, उल्टा मुझे मना कर रही है आने से। तब वो लड़का भी अपना मास्क उतार के कहता है, स्वीट हार्ट डार्लिंग, उसे अपने करीब करता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे किस करता है। और किस करते करते उसके नेक की तरफ आता है तो उसके हाथ को रोक के कहती, पागल इंसान, यहाँ खड़े रहे ना तो दो पार्टी जो पीछे रुक चुकी है वो आ जाएगी, ऐसे मोमेंट हम कहीं और कर सकते हैं। ये कहकर वो उसे गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। तो वो लड़का क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ के अपने होंठों पर लेकर जाकर उसे किस करके कहता है, थैंक यू सो मच टाइम पर आने के लिए। हाँ, आइंदा से ना जब ऐसे मिशन पे निकलो तो मुझे पहले मैसेज कर लेना, मैं इस तरह नहीं निकल सकती, तुम्हें पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। आई नो स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत मेरा इश्क हो और तुम्हें पता है मैं किस तरह से काम करता हूँ और इस काम के लिए रिस्क बहुत है। हाँ, और मैंने तुमसे खुद कहा कि किसी पर करो या ना करो, मुझ पर भरोसा करो। आई नो हनी, बट एक बात याद रखो, आई रियली रियली लव यू। इन चीज़ों से हटकर तुम अगर ना भी आती तब भी मैं तुमसे उतनी ही प्यार करता हूँ जितना प्यार मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इस वक्त सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। बस बस बस, आगे भी तुम्हें मेरे बहुत से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इससे थैंक यू इतना सवाल मत करो, आगे भी जाके तो मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। हो, ये कहकर उसके कंधे पर सर रख देता है उसका बॉयफ्रेंड। दोनों लोग अपनी मंजिल की तरफ चले जाते। रास्ता अंधेरा, सब कुछ अंधेरे थे, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ कह सकते हैं निकल जाते हैं, ना एक साथ निकलते हैं अलग अलग निकलते हैं। अगर वो सीधा रास्ता लेता है तो वो उल्टा रास्ता लेती है बाइक ही।
तो इस तरह से वहाँ एक ऑफिस में बैठे सब लोग बातें कर रहे थे, तब वहाँ आती एक अफसर और आके कहती व्हाट द हेल, मैंने तुम लोगों को क्या कहा था और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा था मुझे एक ऐसी टीम दीजिए जिससे मैं अपने आप कंट्रोल कर सकूं, लेकिन ये टीम पट्टू निकली। तमीज़ से बात कीजिए। आप यहाँ के सबसे सीनियर अफसर के सामने बात कर रहे हैं, सीनियर अफसर के सामने। सीरियसली जिस जगह मैं गई थी वहाँ पर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मौत से ना डरें, जिनके पीछे कोई हो ना। तो मुझे ऐसे लोग दीजिएगा जो फैमिली का गाना ना गाए, कि ये ना कहे कि कल को मुझे कुछ हुआ, मेरे माँ बाप को कुछ होगा। मेरे माँ बाप है, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। मुझे ऐसी टीम नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बेस्ट टीम, माई टीम। और आपको ये करना चाहिए। आज जिस तरह से मैं हार के आई हूँ ना, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। खुद पर गुस्सा इतना आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना गन निकाल के इन सबको शूट कर दूँ, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं इतने बड़े कंसाइनमेंट को करते पकड़ते रह गई। और ऊपर से ये नई इंसान कौन है वो दो लोग जिन्होंने काले मास्क पहन कर आए थे, कौन हो सकते हैं। अब ये नया चैप्टर कहाँ से खुल गया। वो इसी तरह अपने अफसर के सामने बोलती तो कहती तुमने जो काम किया है वो हो गया, तुम्हें पता चला सिंघानिया की बेटी कौन है। तो कहती नहीं, मैं दो तरफ से काम कर रही हूँ, एक तरफ वहाँ और दूसरी तरफ अपने डिपार्टमेंट में भी काम कर रही। जो मुझे लिंक मिला था कि यहाँ पर बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ चुका है, उस कंसाइनमेंट को मैं पकड़ना चाहती थी, रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी है। अच्छी बात है ना, ये तो हमारा काम आसान हो गया। मार्केट में पहुंचने से पहले ही वो चीज़ें बर्बाद होगी, हमारी नई नस्ल तक पहुंचने से पहले ही वो चीज़ों को आग में झोंक दिया गया। वही दूसरी तरफ जो बाप बेटे पार्टी कर रहे थे, बहुत खुश थे, वहाँ पर एक इंसान भागते हुए आता है, बॉस। तो जिस तरह उसके चेहरे को देखते हो कहता क्या हुआ, आपने जो काम किया वो सही था, लेकिन उनकी तरफ से एक छूट हो गई। क्या मतलब, वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो वीडियो में देखता है कि एक लड़की एक दो इंसान आ चुके थे और उस जगह को घेरे हुए। फिर पुलिस वो सारे वीडियो में दिखाते, ये सब कैसे बनाया तुमने। बॉस आपने कहा था मैं अपनी निगरानी में सारा काम करूँ ना, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, फिर भी हमें निगरानी कर लेनी चाहिए थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। तो वो वीडियो देख कर कहती डैड ये कौन है। आई डोंट नो कौन है। अगर इनको पकड़ना है पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा और ये मुझ तक ना पहुँचे, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों ने कोई सबूत तो छोड़ के नहीं आए हो ना कि इसमें हमारा हाथ हो सकता है। नहीं बॉस, हम इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बरसों से ये काम कर रहे थे। पहले छोटे छोटे पैमानों में किया था, आपने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था बॉक्स। इतना बड़ा रिस्क लेकर आपने अपने आप को आगे नहीं करना चाहिए था। हम कर रहे थे ना चुपके से, आज छोटे छोटे असाइनमेंट उनके तक पहुँचा रहे थे। हमें अब बड़े चीज़ों करने की ज़रूरत है, बड़ी चीज़ें। अभी हम रुकना पड़ेगा बॉस इन चीज़ों से, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक और का असाइनमेंट मेरे हाथ में है। और उन लोगों को कहो खुद को चौका न रखे, इस कदर से उल्लू वाली हरकतें मत करे, बेवकूफ़ी वाली। जहाँ लोगों को ज़्यादा होना चाहिए तो वहाँ लोग कम थे, और मज़दूरों के बजाय अपने लोगों से काम करवाने वाले बेवकूफ़ इंसान है ये लोग, बेवकूफ़ कही के। ये कहकर जो भी काम करना जो करना होकर करो। वहीं दूसरी तरफ जहाँ मिस्टर सिंघानी बहुत गहरी नींद में थे, उनकी मोबाइल पर कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उठते हैं, अपनी साइड में देखते हैं कि उनकी बीवी उनके पास नहीं थी। तो वॉशरूम की तरफ देखते तो वॉशरूम की दरवाज़ा लाइट जल रही थी, तो समझ जाते वो वॉशरूम में। तो वो कॉल उठाते हैं, तो कॉल उठाने के बाद कहते हेलो बोलो। तो जैसे ही ये सुनते कहते क्या बकवास है, ये कब हुआ, ठीक है मीटिंग बुलाओ अभी और इसी वक्त। तो ये कहकर वो फ़ोन बंद करते। जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं तब मिसेस सिंघानी आती, कहते आप कहीं जा रहे हो। तो उनकी वाइफ अपने वाइफ को तरफ देख कर कहते हाँ मैं मीटिंग में जा रहा। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही मीटिंग करते हो, कभी हमें भी टाइम दे दीजिए करिए। उनकी सेकेंड वाइफ थी, वो उनके साथ भी वक्त गुजारते हैं। मैंने कहा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, टोको मत मुझे। अजीब बात है, आपको सिर्फ मेरा टोकना समझ में आता है, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तुम्हें क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ सोता हूँ, तुम्हारे पास रहता और क्या चाहिए तुम्हें। उसके पास भी नहीं जाता, वो तो मुझे खुद के करीब आने नहीं देना चाहती है।
तुम्हारे पास हो, तुम्हारे कमरे में, और क्या चाहिए तुम्हें? आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगे। आपका पास होना वो पास नहीं है जो होना चाहिए। आप मेरे पास ज़रूर है, मेरे कमरे में ज़रूर है, लेकिन हमारे बीच में इतनी दूरियां हैं ना, तो जिसे आप कभी सोल्व नहीं कर सकते। देखो, इस वक्त नहीं, इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यही तो बात है। जब मेरी बात आती है तो आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें याद आती हैं। जब आपकी वो पहली बीवी की बात आती है तो उसके लिए आपकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें एक तरफ, और वो आपके लिए एक तरफ हो जाती है, और आप सारी चीज़ें छोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं हाथ बांध कर। कभी तो समझिए मुझे। ये कहकर वो वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें मोशन, मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें बार बार मॉन्टिन हो रहता, मतलब उल्टियाँ हो रही थी, तो वो इसलिए वॉशरूम की तरफ बार बार जा रही थी। तो जैसे उनकी तरफ देखती है तो उठते हैं, बाहर जाने के बजाय वो वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में जाके देखते हैं वो कभी बेसन के पास खड़े उल्टियाँ कर रही थी, तो उसकी पीठ को सहलाते बोलते, मैं तुम दोनों को तो वैसे ही देना चाहता हूँ हक जो तुम दोनों का है, लेकिन ये मत भूलो हो मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत। तो फिर आपने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, क्यों मुझसे शादी की? ये शादी तुम्हारे डैड की वजह से हुई थी, ये दुश्मनी ख़त्म करने के लिए कहा था उन्होंने मुझसे, तो मैंने कर ली। हाँ, आपकी दुश्मनी के चक्कर में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। आपको एहसास नहीं है? एहसास है, अक्सर है। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, तुम जो बनना चाहती हो वो बनो। तुम भी ज़िद में आके बैठ गई हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी ज़िद नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है? मेरा तो चारों तरफ से नुकसान हो चुका है। मेरा बेटा जो मेरा नहीं है, आपका बेटा है, आपको जिस तरह प्यार करता है, अपनी बड़ी माँ को जिस तरह प्यार करता है, मुझसे नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा भी मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी मेरे नहीं है। मैंने ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया। मेरी शादी हुई, मैंने प्यार किया सिर्फ अपनी करियर से। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और उससे मेरी पहली मोहब्बत मेरी मेडिकल लाइफ है, मेरी डॉक्टर लाइफ, जिसको मैंने चुना था। लेकिन मेरी लाइफ को मेरे डैड ने हेल बना दिया, और बाकी जो बचा था वो आपने बना दिया। ये बताते हुए पहली रात में एक बीवी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। जब हस्बैंड आए तो उसे ये बताता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़रूर, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपनी सारी लाइफ की सारी खुशियाँ, तुम्हें पैसे, जिस चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ, प्यार की कमी होगी। ये नहीं बताया मेरे हस्बैंड ने मुझे, और आज तक उस प्यार की कमी है। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश और प्यार में बहुत फ़र्क होता है मिस्टर सिंघानिया, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आज आपने मुझसे ये कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा केयर करने के लिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब जाइए। आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, आपका माफिया इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट हो। जिस तरह मेरे लिए मेरी पहली बीवी इम्पोर्टेंट है, उस तरह तुम भी इम्पोर्टेंट हो। हाँ, पहले मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब भी कहता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए ज़रूरत हो, तुम मेरी वो ज़रूरत हो जो सिर्फ बिस्तर पर आती है। यही कहना चाहते हैं ना आप? वो चुप हो जाते हैं, बस उनके माथे पर प्यार करके वो बाहर निकल जाते हैं। तब वो शीशे, जो उनके हाथ में एक गिलास था, जब इससे पानी से वो गरारा कर रही थी, उसे लेकर पूरी शिद्दत से वो शीशे पर मारती है, जिसकी आवाज़ मिस्टर सिंघानिया बाहर से सुन के सर झुका के बाहर निकल जाते हैं। तब वहाँ से गुजर रही थी उनकी मिसेस, फर्स्ट वाइफ, तो कहती है, क्या हुआ? फिर से कोई मीटिंग? तुम्हारी ज़िंदगी यही रहेगी, और उसे नाराज़ करके जा रहे हो। किस इंसान हो तुम? कम से कम मुझसे प्यार करके उसके साथ रहना सीखो मिस्टर सिंघानिया। एक बीवी को छोड़ चुकी हो तो दूसरी बीवी का हक अदा करो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुमने खुद से खुद को अलग किया मुझे। तुमने खुद से मुझे से खुद को अलग किया है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। अब भी मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं कहता आ रहा हूँ। मैं तुम दोनों का हक नहीं, प्यार। उस औरत को, उस बीबी को भी प्यार दो जो आपके लिए सब कुछ करती है, आपकी गुस्से को, आपकी नफरत को, सारी चीज़ें वो झेल लेती है। मेरा गुस्सा भी आप उस पर उतारते हैं, मैं नहीं जानती क्या? प्यार दीजिए उसे, और प्यार के लायक है। आपकी वजह से उसने अपनी करियर को बर्बाद करके रख दिया है। आपकी वजह से उनके अपने बेटे से ही प्यार नहीं मिलता। ये आपकी खुदगर्जी है, मेरी खुदगर्जी नहीं है ये। कितनी दफ़ा कहूँ, मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ से, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे बताने से पहले खुद के अपने आईने के सामने नज़रें मिलाकर ये बात कहिए कि आप उसके हक में वो मोहब्बत दे रही हैं जो उसके लायक है।
जिस दिन आईने के सामने खड़े होकर आप ये कहेंगे ना कि आप उससे भी प्यार करते हो ना, तो समझ में आएगा। हक देना, बिस्तर पर ले जाना, ये हक नहीं होता। ये तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई और भी कर सकते, कहीं और पर भी जा सकती है। व्हाट द हेल, ये सच है, बिल्कुल सच है। वो आपसे ईमानदारी से प्यार करती है। सिर्फ बिस्तर पे ले जाना प्यार नहीं होता, बिस्तर पर अपनी ज़रूरत पूरी करना वो प्यार नहीं है। वो आपकी ख्वाहिश होती है, आपकी चीज़ें होती हैं, उसकी ख्वाहिश नहीं होती। कभी आपने उसकी ख्वाहिश पूछी है? कभी आप उसने उससे कहा है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ? नहीं, आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी की है। जो एक रात को एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की ज़रूरत होती है, वो रात की बात होती है। कभी प्यार से बैठ कर उससे बात कीजिएगा तो आपको उसका दर्द समझ में आएगा। कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से कहती नहीं है, लेकिन कल रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब भी शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे एक हस्बैंड की, एक केयरिंग हस्बैंड की ज़रूरत है। लेकिन शायद आपको अपनी चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाइए, काम कीजिए अपना, मैं देखती हूँ उसे। ये कहकर वो रूम की तरफ जाती है। रूम की तरफ अंदर आती तो देखती है वो बेड पर बैठी थी, अपना सर पकड़ के। तो वो उसे उठाती है, वो कुछ कहना चाहती है, सिर्फ इतना कहती है, मिसेस सिंघानिया बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। ना मैं बेस करना चाहती, ना मैं तुम्हारी बेस सुनना चाहती, और तुम में इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझसे बेस कर सको, तो खामोशी से मेरे साथ चलो। उनका हाथ पकड़ के उन्हें गाड़ी में बिठा के वहाँ से लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, उनको कहते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा शॉर्ट मतलब लो हो चुकी है, इन्हें कुछ ड्रिप वगैरह चला लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं लगाइए। और वो उनसे कहते हैं मैम आप खुद एक डॉक्टर हो, आपको इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कल से आपकी तबीयत ख़राब है, आप वीकनेस फील कर रही हो और आपको ड्रिप की ज़रूरत है। आपको उसी वक्त हॉस्पिटल में आना चाहिए, किसी को बुला लेना चाहिए था। ये हॉस्पिटल भी तो आप ही का है, आप ही ने तो ये हॉस्पिटल बनाया। तो कहती बकवास बंद करके मुझे ड्रिप चढ़ाओ बस। तो वो इशारा करती है मिसेस सिंघानिया, तो डॉक्टर खामोशी से उनको ड्रिप लगाने लगता है। आज रात इन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, शायद सुबह इनको छुट्टी मिल जाए। वैसे भी रात गुजरने वाली है, सुबह होने वाली है। सुबह और रात, मेरी ज़िंदगी तो अंधेरे ही अंधेरा है, कभी सुबह नहीं होगी मेरी ज़िंदगी में। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ उन्हें देखने लगती है। हालांकि मिसेस सिंघानिया से वो छोटी है, हाँ मिस्टर मिसेस सिंघानिया से छोटी है वो, तकरीबन कह सकते हो 10 साल या 15 साल का गैप है। ये सोचने लगते एक बाप इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, अपनी चीज़ों के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कैसे कर सकता है, कैसे। जिस तरह इनकी शादी हुई, उनकी शादी के ही एक ही साल में उनको एक बेटा हुआ, उसके बाद उन्होंने बच्चा नहीं किया, या शायद मिस्टर सिंघानिया इनके करीब ही नहीं गए, करीब गए शायद उन्हें बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं थी, बस सिर्फ उसे देख रहे थे। तो वो कहती मुझे देखना बंद करेंगी आप, इस तरह क्यों देख रही हो? एक सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे, सच सच जवाब दोगी? मेरी ज़िंदगी तो एक सच है, कड़वी सच। पूछिए क्या पूछना है आपको मुझसे। तुमने इसके बाद बच्चा क्यों नहीं किया? यंग हो, अच्छी हो, अब भी कर सकती हो। अच्छा, जब सामने वाला इंसान कैसे कहे कि उन्हें बच्चे की ज़रूरत नहीं, वो अपनी बच्चा नहीं चाहते, तो उसे बीवी को क्या करना चाहिए मिसेस सिंघानिया? वन ओह मिस्टर सिंघानिया, आई नो वो ऐसे ही इंसान है, लेकिन तुम्हें अबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। तो चुप हो जाती हैं। ये नहीं किसे पता। क्यों, क्या हुआ? मुझे कैसे पता चला, यही सोच रही हो? हाँ मुझे पता चला, जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी, आज जो गलती तुमने की है इसके बाद दोबारा ये गलती मत करना। बच्चे जवान हैं, इस उम्र में माँ बनना सही है क्या? लेकिन ये तुम्हारा हक नहीं है। अगर उसने दिया है ऊपर वाले ने, तुम्हें लेना चाहिए था, लेकिन तुमने गलत किया, उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी और तुम्हारा एक बेटा। अगर सोचो, हमने एक जान को जान ली है तुमने एक, अगर वो उसकी जान की बजाय हमारे बेटे को कुछ हो जाए तो ज़रा सोचो इस चीज़ को। अच्छा, वो लेडी, ओ हो क्या बात है। मिसेस सिंघानिया मुझसे ही कह रही है, क्या बात है क्या बात है। मिसेस सिंघानिया, एक सवाल पूछूं, मेरे बेटे से आप नफरत करती है, आप ये कहती है कि मैं और मेरा बेटा आपकी बेटी को मारना चाहते हैं। आज ये प्यार, ये चीज़ें क्यों? वो तो मेरी सोच है, और मैं सोच बदल भी नहीं सकती, क्योंकि एक माँ हूँ। माँ अपनी बच्ची की हिफाजत कर सकती है, वो चाहे अपने हो या पराए, सब पर शक कर सकती है, और कटहरे में सबको खड़ा कर सकती है, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। और मैं रखती हूँ उनको कटहरे में भी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी को हेल बना दिया है उसने। लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया। अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं।
जिस इंसान को बता होना चाहिए उसे तो पता ही नहीं है, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसे। अच्छा, अगर वो मुंह से कह देते कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं क्या करती? ज़रा बताना पसंद करेंगी मिसेस सिंघानिया? तो खामोश हो जाते। वो इतना भी कमीना नहीं है, वो इतने भी बुरे नहीं है कि वो ये कहे कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम बताती तो शायद वो गुस्सा करते, नाराज़ भी होते, लेकिन अपने आने वाले नस्ल को बर्बाद नहीं होने देते। इतना मैं उनके बारे में कह सकती हूँ। अच्छा, अब भी उनसे प्यार करती हूँ, मैं तो उनसे हमेशा प्यार करती हूँ, तुम नहीं करती क्या? तुम्हारी ज़िंदगी का पहला इंसान है वो, जिसने तुम्हें छुआ, जिसने तुम्हें माँ बनाया, जिसने तुमसे शादी की है। क्या नहीं करती प्यार? मेरे प्यार का कोई फ़ायदा ही नहीं। वही दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया जिस मीटिंग में जाते हैं, वहाँ गुस्से में अंदर एंटर करते हैं और आते ही कहते ये क्या बकवास है, मैंने तुम लोगों से कहा कि मेरे होते हुए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, तो ये काम कैसे हुआ? तो वहाँ सब सर झुका के खामोश थे, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कहकर अपनी मौत को आवाज़ कौन देगा। अगर मुझे पता चला कि मेरे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे उनमें से किसी के हाथ इस चीज़ में है, तो मैं खुद से उसे गोली मार दूंगा। आई प्रॉमिस, वादा करता हूँ। इससे पहले मुझे पता लगाने से पहले अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो मुझे बताओ। तब वहाँ से इंसान कहता है बॉस, हमें तो कुछ नहीं पता, आपको जो पता लगाने का लगा लीजिए। हम आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से। आपने कहा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए तो हम ये काम नहीं करते, हम अपने ही कामों पे लगे हुए हैं जो हमें करना चाहिए। हम गोल्ड स्मगलिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्मगलिंग करते हैं जिससे लोगों को नुकसान ना पहुँचे, और हमारे यहाँ पर चोरी और डाके वाले काम होते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डाके के भी दौरान आपने कहा था किसी को मरना नहीं चाहिए, तो हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। और हम उस तरह फ्रॉड करते, उस तरह से लोगों को लूटते हैं, कंप्यूटर वॉइस लूटते हैं। तो हमें नहीं पता ये काम किसने किया, आप पता लगाइए, जो भी निकले मार दीजिए उसे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ एक नज़र उन सबको देखते और कहते ठीक है। तो अपनी टीम को बुलाते, पता लगाओ कि किस इंसान ने ये इतना बड़ा डील, कंसाइनमेंट का डील किया है, और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने ये कंसाइनमेंट बर्बाद किए, और वहाँ पुलिस कैसे पहुँची, इसके बारे में मुझे A to Z सब कुछ पता लगा के दो। तो कहते ओके बॉस, हम कोशिश का लफ्ज़ नहीं सुनना मुझे, कि टू क्लियर, मुझे बताना, यही तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ तकरीबन सुबह के, अब रात से ख़त्म उसकी सुबह हो रही थी, तो सुबह के 9 बजे वहाँ से उठती है आंचल उठ के अंगड़ाई लेकर आती है बाहर। तो कहती गुड मॉर्निंग। वो वंशिका किचन में थी, किचन में कुछ चाय बना रही थी, तो कहती गुड मॉर्निंग। तो वंशिका की तरफ देख कर कहती तुम कल रात को गई थी? हाँ, मैं डेट पर गई थी रात के 3 बजे। किसके साथ? कौन था वो? वॉशरूम में थी, जब तुम कमरे में आई थी, तो मैं जब वॉशरूम से निकली, तुम कमरे से बाहर निकली, पता नहीं तुम किस धुन में थी, फिर आके यहाँ पर सोफे पर सो गई थी। अरे तुम्हें पता है ना यार, मैं नींद में चलती हूँ, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आंखें खुली, तुम्हें बेड में नहीं देखा, कुछ पूछा नहीं, आके सोफे पर सो गई। सुबह उठी तो तुम्हें देखा, तो ये सवाल दिमाग में आया कि मैंने तुम्हें बेड पे नहीं देखा, इसलिए पूछ लिया कल रात तुम कहाँ गई थी। तब वहाँ से काजल आती, कहती गुड मॉर्निंग। तो कहती है क्या बात है, गुड मॉर्निंग, तुम बहुत फ्रेश नज़र आ रही हो। अरे हाँ यार, फ्रेश हो, पता नहीं क्यों, लेकिन बॉडी दुख रही है। क्यों, कल रात कुछ ज़्यादा मेहनत की है क्या तुमने? हाँ की है ना, असाइनमेंट बनाते बनाते इतनी रात गुजर गई कि फिर सो गई। यार क्या, इन दोनों ने हमारी जीना आराम कर दिया है असाइनमेंट दे देकर। अच्छी बात है ना, और देखो असाइनमेंट दिया भी, हमें लेट आने के लिए भी कह दिया, क्या बात है, कम से कम एंजॉय तो कर सकते हम। हाँ, हमारी ज़िंदगी को हल करके उन्हें मज़ा जो आ रहा है। तो कहते हैं वैसे कल पता चला तुम्हें किसने स्विमिंग पूल पे गिराया था? नहीं, पता नहीं चला, वहाँ की साइड का कैमरा भी ख़राब था। मुझे तो 100% श्योर है ये सारा काम उस रॉकी के बच्चे ने किया होगा। तुमने उसके कुत्ते को चोट पहुँचाई ना, तो उसने रिटर्न में तुम्हें चोट पहुँचाई, लेकिन ये गलत था। लेकिन उसे कैसे पता तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है? मेरे शायद जो मैंने एडमिशन पेपर साइन किया उनमें पता चला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्म दिया गया था ना कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आप चुनना चाहती हो, तो सारे फील्डों पे मैंने एक आर्टिस्ट लगा दिया। तो एक बार दफ़ा मैडम ने पूछा तुमने सारे फील्ड में, किसी फील्ड में नहीं जाना, बास्केट में नहीं जाना, क्रिकेट नहीं खेलना, ये नहीं खेलना, टेनिस नहीं खेलना, और यहाँ तक कि स्विमिंग नहीं करना, तो तुम्हें करना क्या है? बस मैंने कह दिया मुझे पढ़ना है। इतना पढ़ के करोगी क्या यार? इतना कौन पढ़ता है भाई, मैं तो ना पढ़ूं, मुझे कम से कम गेम्स में जाना चाहिए।
और तुमने भी तो नहीं किया है। हाँ मैंने कहा कि बस सर कहते बैठ जाओ, इनको देख लो, हालांकि मैं सब चीज़ में कर सकती हूँ लेकिन मूड नहीं बनता। तुम कुछ ज़्यादा ही थक गई हो। हाँ मेहनत भी तो बहुत की है यार। अच्छा ठीक है चलो तैयार हो जाओ, खा नाश्ता तैयार है। अच्छा क्या बना है? बना है कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ चाय बनाई है और बाकी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है। सेलेस वगैरह घर पे है वो मैं लगा या टेबल पर रखी है। मैं मक्खन है, जेली है, जो तुम लोगों को पसंद हो वो लगा लो। यार कुछ तो बनाना चाहिए था, कुछ तो मंगवाना चाहिए था। मंगवाया ना ये जो सामने पड़ा है, छोले भटूरे खा लो। अरे यार सुबह सवेरे कौन इतने हेल्दी नाश्ता करता है। मैं तो ठीक है, मैं सिलेस और जिम वगैरह नहीं कर सकती तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर जाके घर में हल्की फुल्की नाश्ता कर लूँगी। इतना हैवी नाश्ता नहीं होता मुझसे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन 10 बजे ये असाइनमेंट जमा करने हैं तो 10 बजे मैं यहाँ से निकलना है। हाँ मैं टाइम पे आ जाऊँगी, ठीक है मैं जाती हूँ, बाय। ये कहकर काजल वहाँ से निकल जाती है। वंशिका अपने रूम की तरफ जाती है तो वंशिका की तरफ देख के कहती है, सीरियसली तुमने किसी के साथ डेट किया है कल रात को क्या? तो एक लुक देती है उसकी तरफ और वॉशरूम की तरफ चली जाती। वो कहती मैं अपने सर पर मार के कहती मैं भी क्या पागल हूँ, इससे डेट के बारे में पूछ रही है। तो ज़िंदगी में कभी किसी से डेट ना करे, पता नहीं किसे क्या पसंद है। इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को लेकिन आज तक मुझे इसके बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई। कोशिश करती हूँ इसे पढ़ने की लेकिन फिर से वही से स्टार्ट हो जाता है, वही से शुरू हो जाता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर नए सिरे से फिर से इसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये बंदी ना कभी खुली किताब बन के मेरे सामने नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। इतना तो कन्फर्म है मेरे लिए। देखते हैं कब तक ये बंद किताब रहेगी मेरे सामने। एक न एक दिन मैं इसे खोल के पढ़ूंगी ज़रूर। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती तो कहती है, कुछ ज़्यादा ही ऊंचा नहीं बोल रही हो तुम? मुझे पढ़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। हैं? मैं इतने ज़ोर से बोल रही थी कि तुमने सुन लिया? हाँ तुम मन में कुछ ज़्यादा ही बोलती हो ना, इसलिए मैंने सुन लिया। वही दूसरी तरफ जहाँ पर भावना और आंचल परी निकलते हैं और कहते हैं आज हमें जल्दी जाना है तो इसलिए तो क्या हम लिफ्ट नहीं लेंगे क्या? सारा दिन उनके साथ लिफ्ट लेंगे? मैंने एक बाइक ही को मंगवाया, मतलब मैंने एक बाइक मंगवाई है, उसी पर हम जाएंगे। तो वो तुमने बाइक परचेस कर लिए? हाँ कर लिए। तो दोनों बाइक पर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से वंशिका, आंचल और काजल भी निकल जाते हैं। तो देखते कि अरे वाह क्या बात है, आज तो कोई निकला नहीं और उनका दरवाज़ा भी बंद है। लगता है वो लोग जल्दी निकल गए, बेचारे ऑटो पे चले गए, बस पे पता नहीं। तब वहाँ से वॉचमैन की तरफ देख के कहते, ए चाचा। अब कहता हाँ बेटा बोलो। हमारी मैडम जी किस पर गई है? उन्होंने बाइक ही मंगवाई है तो बाइक पे चले गए। क्या बात है, बाइक खरीदी है उन्होंने? हाँ लग तो नई मॉडल रही थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ये कहकर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते कॉलेज की तरफ। जैसे ही कॉलेज में पहुँचते तो दरवाजे के पास ही उन्हें रॉकी नज़र आता है। इस बार रॉकी अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। उनको देखकर एक लुक देता है उनकी तरफ और उसकी नज़र से वंशिका के ऊपर थी, जैसे कि उसे गुस्से से घूर रहा हो। तो वंशिका इग्नोर करके आगे बढ़ती है तो वो वंशिका के सामने आती। कल तो तुम बच गई लेकिन आइंदा तुम बचो या ना बचो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आई नो इट, मैंने कहा था ना इस कमीने की काम है। सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मैंने ही तुम्हें स्विमिंग पूल पे धक्का दिया था और मुझे पता था कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। तो ऐसे हादसे बहुत से होंगे तुम्हारे साथ, ज़रा चौकन्ने रहना। ऐसा ना हो कि आज से होते होते तुम मर ही जाओ, कहीं से गिर जाओ, कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाए, कुछ भी हो तुम्हारे साथ हो जाए। याद रखना कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो वंशिका एक लुक देकर कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि एक बार तुम मुझे पानी में गिराने से तुम्हारी जीत हो गई, तभी तुम हार चुके थे। हाँ जिस तरह से मैडम तुम्हें किस कर रही थी। और एक मोबाइल निकाल कर उस तस्वीर को दिखाती है। तो क्या मैं इसे वायरल कर सकता हूँ? पता है 1 सेकंड में ये वायरल हो सकता है। तुम्हारे और मैडम की ये किस्सा है, किस तरह से तुम्हें CPR दे रही थी ना, और एक पल तुम लोगों की और एक दूसरे से टच भी होते किस होने के लिए। लेकिन हाय रे क्या बात है। तो उसके मोबाइल को एक झटके से उसके हाथ से लेती है और उसे ज़ोर से ज़मीन पर मारती हो। कहती व्हाट द हेल, हेल का पता नहीं। अगर तुम चाहते तुम्हारी ज़िंदगी हेल ना बना दूँ तो मुझसे दूर रहना और ऐसे बेवकूफ़ी हरकतें करना बंद कर दो। तुमने ये मोबाइल खरीदे तो एक बात याद रखो, अभी तो मैंने तुम्हारे मोबाइल का ये कंडीशन की है। वो अपने पैरों से बहुत ज़ोर से उसके मोबाइल पर मारती है और उसके मोबाइल को चूर चूर कर देती है अपने पैरों के साथ। वो कहती है अगर मैंने तुम्हारे मोबाइल का ये कंडीशन कर सकती हूँ तो सोचो तुम्हारी कंडीशन में क्या कर सकती हूँ। ये बचकानी हरकतें, ये मोबाइल पर तस्वीर खींचना, ये मोबाइल पर
तस्वीर खींच के वायरल करने वाली जो तुम्हारी घटिया सोच है ना, उसे बंद कर दो। ऐसी सोच तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। मुझे दिखाने के लिए थैंक यू सो मच, बट मैं इस चीज़ पे आने वाली नहीं हूँ। उन्होंने मेरी इबादत की थी, वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद थी जब वो मुझे सीपीआर दे रही थी। तो ये चीज़ तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी और कुछ नहीं। और लोगों को ये भी पता है कि मेरे साथ क्या हादसा हो चुका है। यहाँ पर कॉलेज में जितने भी लोग हैं, सबको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैडम ने मुझे मेरी जान बचाने के लिए क्या किया था। तो ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। हाँ, कोई अच्छी सी स्ट्रॉन्ग रीज़न लाना है तो ले आओ, वरना मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। ये कहकर उसे साइड में करके आगे बढ़ती है। तो कहती, यार क्या बात है, क्या जवाब दिया है तुमने। मैं एक पल के लिए तो मैं भी शौक हो गई थी। अगर लोगों के पास ये तस्वीर को कुछ और तरीके से एडिट करके उसे दिखाता तो बहुत सी प्रॉब्लम होती तुम्हें और मैडम को। उनकी मर्जी, उन्हें जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं, हमें जो महसूस है तो हम कर सकते हैं। तो वो लोग क्लास में पहुंचते, क्लास में पहुंचकर वो असाइनमेंट जमा करने लगते हैं। वहाँ पर टीचर बैठी थी, मिस परी वहाँ पर बैठी थी। परी कहती, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो। वो क्या है ना मैम, हमारी गाड़ी में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो घूर के काजल की तरफ देखती है, काजल सर झुका लेती है। तो वो सारी असाइनमेंट लेती है। ओके मैम, आप चेक करके हमें बताएंगे कि हम में से किसने अच्छा असाइनमेंट बनाया। अभी बैठ के कर लो या कल कर लो या घर जाके कर लो, बताओ ज़रा। सॉरी मैम, इस ओके, बैठ जाओ अपनी सीटों पे और कुछ पढ़ो। जो तुम लोगों को कल मैंने एक चीज़ समझाई थी वो समझने की कोशिश करो। तो क्या आप असाइनमेंट चेक करोगी। तो फिर से काजल को घूरती तो कहती, सॉरी मैम। तो वही होता है, उस तरह से उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है। मिस परी वहाँ से चली जाती है। आधे घंटे यानी कि वो लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में वो लोग जाते हैं लंच करने के लिए। तो वहाँ पर रोकी आके उसके टेबल के सामने बैठ जाता है। तो उसे देखकर तो काजल कहती, देखो रोकी, हम तुमसे उलझना नहीं चाहते तो तुम भी हमसे दूर रहो। डोंट यू डेयर। इसने मेरी टॉमी को बहुत ज़ख्मी किया था। कल से उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। अरे यार, यहाँ पर इंसानों के बदले पूरे नहीं होते, तुम जानवरों के बदले लेने का बैठे हो। यहाँ पर कितने लोग मर चुके, कितने लोगों के केसेस चल रहे हैं, उनके केस सोल्व नहीं हुए, और तुम एक बेचारे पप्पी के लिए यहाँ पर आके लड़ाई कर रहे हो। और तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हारी गलती की वजह से बहुत से लोगों को लग सकती थी, बहुत से लोगों को ज़ख्मी हो सकते थे। मिस को लग सकती थी, मिस टीचर को लग सकती थी, टीचर को काट भी सकता था तुम्हारा वो टॉमी। लेकिन अगर वो इसे रोकती, उसे जो समझ में उसने वही किया। अगर उसे ना रोकती तो उस पर भी हमला कर देता। तो इसलिए उसने जो सही किया, उसने जो सोचा उसे सही लगा उसने किया। तो क्यों कर रही हो बार बार ऐसी हरकतें। और तुमने अपना बदला ले लिया है। तुमने ये जो काम किया वो बहुत गलत किया है। इन्हें तुम्हें वंशिका को इस तरह धक्का नहीं देना चाहिए था स्विमिंग के अंदर। और उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उस टाइम कोई भी उस वहाँ तरफ नहीं था। तुमने जानबूझ के उसे मारने की कोशिश की। ये मर्डर कह सकते हो। अगर हम चाहे तो तुम्हारी कंप्लेंट कर सकते, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट। अच्छा सबूत है तुम्हारे पास, तुमने अपने मुंह से तो कबूल किया है ना। 2 चत्तर पड़ेंगे तुम्हें तो बता दोगे, और चत्तर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मिस वंशिका, जो भी हो तुम, आई डोंट केयर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हो, तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, आई डोंट केयर। लेकिन तुमने मेरे साथ उलझने की गलती की है। अब यहाँ रहो ना तो संभाल के रहना। कदम कदम पर तुम्हारे लिए तकलीफ होगी, कदम कदम पर तुम्हारे साथ क्या हो किसी को नहीं पता। याद रखना इस बात को। ये क्या करो, वहाँ से उठ जाती है। उन लोगों ने सैंडविच मंगवाया था, सैंडविच जैसे ही एक लुकमा लेती है तो वो सैंडविच रख देती है। जिस तरह से उसकी कंडीशन होती है तो देख के कहती क्या हुआ। आंचल उसकी तरफ देख के कहती है, सिर्फ इतना कहती है, मिर्ची। और जैसे ही ये सुनती हो कहती शिट। तो सैंडविच खोलती तो देखती वहाँ पर है 2-3 किस्म की मिर्चियाँ थी। एक तो लाल मिर्ची, एक तो कुटेली मिर्ची, और दूसरी साबित मिर्च, हरी मिर्च। तो कहती व्हाट द हेल। और कैंटीन की तरफ देखता है तो कैंटीन वाला बॉय सर झुका लेता है। तो उसके सर झुकना वो समझ जाती है काम किसने किया है। तो वो रॉकी की तरफ देखता है। रॉकी एक कमीनी स्माइल पास करके वहाँ से निकल जाता है। तुम्हारे बारे में उसे सब कैसे पता चल रहा है, कैसे उसे पता चले तुम्हें मिर्ची से एलर्जी है। तो काजल कहती क्या मतलब इसे मिर्ची से एलर्जी है। फिलहाल तो इसके लिए कुछ पानी ले आओ। वो पानी लाती है, वो चीज़ें से देती, ये लो खाओ। तो शहद लेकर आती, शहद भी उसे देती, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हाँ फ़र्क इतना था, उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई थी। वहाँ पर आते हैं परी और भावना। तो भावना आती तो देखती वो टेबल के पास सब लोग रश करके बैठ खड़े हैं। तो कहती वो इतना हेल यहाँ क्या हो रहा है। तो टीचर को देखकर वो लोग सब साइड में हो जाते हैं। तो देखते हैं कि वंशिका के चेहरा लाल हो चुका और उसकी आंखें, क्योंकि वंशिका
एक वाइटनेस लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, और लेकिन उसकी आंखें अब शदीद लाल हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका। तो उसे कहते इसे क्या हुआ है? और मैम इसे मिर्ची से एलर्जी है और उसके ने एक साथ एक बाइट में बहुत सी मिर्चियाँ खा ली हैं, तो उसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो रही है। तो आप लोगों ने इसे कुछ खिलाया, मीठा कुछ चॉकलेट वगैरह सब कुछ खिलाया? मैम कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं इसकी एलर्जी किस तरह टूटेगी यार। परी कुछ तो पता होगा तुम्हें आंचल। परी कहती है आंचल से, सॉरी मिस, इसकी एलर्जी इसी तरह है, 1-2 घंटे तक इसी तरह इसकी चेहरा यही होगा और इसे कंट्रोल नहीं हो सकता। तो वो उससे समझ नहीं को क्या कहे। तो कोई और तरीका डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं क्या? मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तब भी वो सर्वनाम में लाती है क्योंकि ये एलर्जी इसकी बहुत गंदी एलर्जी है। अगर इसने एक टुकड़ा सा भी लिया हो तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, लेकिन इसने 3 किस्म की मिर्ची एक साथ एक बाइट में ली है तो ये कंडीशन इसकी बनती है। तो वो लोग वहाँ से उठाते हैं, टीचर रूम में लाते, टीचर रूम में से बिठाते, तो वो अपने पर्स खोलती है वो भावना, पर्स में उसके चॉकलेट थी, तो कहती ये लो पकड़ो, खाती रहो जब तक तुम्हें खाने की ज़रूरत हो। और वो एक पियन को बुलाती है, आइसक्रीम मंगवाती है, आइसक्रीम भी लाती है पियन, तो उसे कहती है ये आइसक्रीम भी खा। तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है। तो कहती है पागल हो, इस वक्त क्लासेस स्टार्ट हो रही, तुम्हें घर जाने की सोच रही हो? तो वो कहती है मैं जा रही हूँ, और बिना किसी की तरफ देखे वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है तो भावना कहती है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर क्लास संभालो, मैं देखती हूँ। तो वो आंचल जाने लगती है, तो आंचल की तरफ देख कर कहती तुम्हारा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, तो उसका भी तो टेस्ट है, तो क्या हुआ, मैं देख रही हूँ ना उसे, तुम लोग अपना काम करो। तो वो जाती है, उसके पीछे जाती है, उसके पीछे वो जैसे बाहर निकलती है तो देखती है वो यहाँ वहाँ किसी चीज़ को ढूंढ रही थी, तो वो अपना बाइक ला के उसके सामने खड़ा करती है, कहती बैठो। तो कहती नहीं मुझे नहीं बैठना, आप अपना क्लास लीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तो बैठो। और उसे सब घूर के देखती तो खामोशी से पीछे बैठ जाती है, उसे पकड़ती नहीं है, पीछे हैंडलती तो उसे पकड़ती, तो उसे कहती मुझे पकड़ के बैठो, इसे ना हो कि मैं बाइक को फास्ट करो तुम गिर जाओ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, आपको ज़रूरत नहीं थी आने की। वो बात किस तरह करी थी उसे पता है, उसे लगता है, वो कहती अच्छा देख रही हूँ कि तुम किस तरह से खुद को संभाल सकती हो, इतनी अच्छी तरह तो देख रही हूँ तुम्हें, चलो चलते हैं। ये क्या करो, बाइक स्टार्ट करती हो, जिस तरह से फास्ट बाइक करती है तो एक पल एक ऐसा आता है तो मजबूरन वंशिका को उसको कमर से पकड़ना पड़ता है, वो पूरी तरह से उसको बैक हक करके बैठ जाती है। तो कहती मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पकड़ के रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं किस शेक में किस सोच में थी। तो उसे कुछ नहीं कहती, वो कहती बाइक स्लो कर सकती हैं आप? मैं कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं बाइक स्लो करूँ। वैसे घर जाके करना क्या है तुम्हें? वो मजबूर छोड़िए कि मुझे क्या करना है, बस मुझे इस चीज़ को अपने अंदर से निकालना है। ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें मिर्ची से इतनी एलर्जी क्यों है? मैं बात नहीं भी नहीं कर सकती, प्लीज़ घर चलिए। ओके ओके ठीक है ठीक है। ये क्या करो, उसे बैग को ले जाकर वहाँ पर खड़ा करती, तो वॉचमैन को चाबी देकर कहती इसे साइड में रखा दो, उसे लॉक कर लेना और चाबी अपने पास रखना। तो लोग लिफ्ट में चढ़ते, तो लिफ्ट में आते ही तो वो अपने जो दुपट्टा था उससे अपने पसीने को पोंछने की कोशिश करती है, तो वहाँ से उसके दुपट्टे को लेकर भावना खुद से उसके पसीने को पोंछती है। तो कहती इतना एलर्जी तुम्हें होती है मिर्ची से? मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, किसी को नहीं पता, लेकिन उसे कैसे पता चला ये समझ में नहीं आया। एक मिनट, उसे शायद उस दिन पता चला जब तुम कैंटीन में बैठ के एक चीज़ खा रही थी तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें टोका, अरे संभल के इसमें मिर्ची है। शायद उसे तब पता चल गया होगा कि तुम मिर्ची से एलर्जी है, क्योंकि तुम इस चीज़ को तो अपने उस फॉर्म में नहीं लिख सकती ना कि तुम्हें इस चीज़ से एलर्जी है। तो वो सोचने लगती कि हाँ, एक दिन कैंटीन में वो लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तब लोग कैंटीन में समोसे लाए थे, तो जैसे उसके दोस्त ने एक बाइट लिया था तो उसे मिर्ची का टेस्ट ज़्यादा लगा था। जो से ही वंशिका ने वो समोसा लिया था खाने के लिए, तो उसके हाथ से उसके दोस्त ने समोसा लेकर कहा ओए इसमें मिर्ची से मत खाओ। उस टाइम काजल वहाँ नहीं थी, ये दोनों बैठे थे, काजल किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बिजी थी। तो सोचती कहती हाँ शायद उस वक्त उसे पता चले कि मुझे मिर्ची से एलर्जी है। सोच समझ के बात कर लेनी चाहिए थी। वैसे तुम लोगों को इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए थी कि दुश्मन आपके आसपास हो और आपकी कमज़ोरी के बारे में उसे पता हो। कभी कभार होता है ये गलती, बार बार नहीं होती। और मेरी कमज़ोरी के बारे में किसी को पता नहीं है। जिस तरह किसी की ताकत के बारे में किसी को नहीं पता होता ना, उसी तरह किसी की कमज़ोरी के बारे में उसे इतनी जल्दी पता नहीं चलता। एक मिस्टेक था, एक गलती थी जो हो गई थी हम लोगों से। और जिस तरह से बात करती तो वो वंशिका की तरफ देखने लगती भावना, वो कहती आई लाइक इट,
तुम्हारे कॉन्फिडेंट में, तुम्हारा जो एटीट्यूड है मुझे पसंद है। तो उसे रूम की तरफ लाती, कहती अब की। तो वो चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलती, जैसे दरवाज़ा खोल के बंद करने लगती तो कहती हेलो एक्सक्यूज़ मी व्हाट द हेल। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ और मैं अपने यहाँ पर घूमने नहीं आई हूँ, अपने फ्लैट में नहीं आई हूँ, तुम्हें देखने आई थी। तो आपको किसने कहा था मेरे पास आई मुझे देखने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था ना, पर मैं तो आ गई हूँ ना। और दरवाजे को पुश करके अंदर आ जाती है। अब कहती है अब क्या करना है ये बता। वो वॉशरूम की तरफ जाती है, वॉशरूम की तरफ जाके वो शावर ऑन करके वहाँ खड़ी हो जाती है। वो कहती व्हाट द हेल, ये करना था। तो वहाँ पर भी तो वॉशरूम थी, तो लेकिन वो कपड़ों के साथ जाके वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। तो वो चुप हो जाती है। वो वहाँ से खड़ी होकर किचन की तरफ आती है कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उसकी मुंह का जलन थोड़ा कम हो जाए। और ढूंढने लगती है तो उसे एक शहद की बोतल मिल जाती, तो शहद लाती है रूम के अंदर। तो देखती है अब भी शावर रूम में, वॉशरूम में शावर की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला था, तो दरवाजे को थोड़ा सा खिसका के जैसी अंदर आती है, उसने पहनी थी पिंक कलर का सूट, और पिंक कलर का सूट ऊपर से शावर का पानी उसके ऊपर गिर रहा था, वंशिका के ऊपर। तो एक पल के लिए भावना चुप हो जाती है। जिस तरह से वो भीग रही थी, उसका चेहरा उसकी तरफ था, यानी कि वो पीठ नहीं की थी, वो सामने की तरफ देखकर शावर ले रही थी। हाँ, आंखें उसकी बंद थी और मुट्ठी उसने कस के रखी थी। उसने अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ रखा था, जैसे को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चेहरा अब भी लाल था, आंखें बंद थी। तो एक पल के लिए भावना की नज़र उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करती है। जिस तरह से वो शावर नीचे से खड़ी थी, बिल्कुल सामने से वो सारा नज़ारा दिख रहा था। जिस तरह से उसने पिंक कलर की सूट पहनी थी, वो पिंक कलर की सूट बोल ये कह सकती हूँ, वो शुरू जैसे कि जब उसने पहनी वो बार थी, वो थोड़ी सी बारीपन थी, जैसे न अंदर की क्या कहते हैं अंदर में जो उसने पहना तो वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी, जिस तरह से उसके कपड़े उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक चुके थे, अंदर की जितनी चीज़ें थी वो नज़र आ रही थी। ब्रा कह सकते हो, यहाँ तक कि ब्रा के साथ तो पेंटी तक नज़र आती है। तो कहती ओ माय गॉड, ये कितनी हॉट एंड सेक्सी है। तो कहती ये क्या बकवास है। वो नज़र आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो खुद को फिर से आंखें खोलने से नहीं रोकती। और जब आंखें खोलती है तो वो गौर से उसे देखती है। जिस तरह की पानी की बूंदें, जिस तरह से पानी की बूंदें उसके सर से लेकर उसके चेहरे पर आ रही थी, एक एक कतरा एक एक बूंद। तो सोचने लगती मुंह के आग से, बाहर के आग से क्या मतलब है। वो मिर्ची खा चुकी है, उसके मुंह में जलन हो रही है, लेकिन ये बॉडी को ठंडा कर रही है। ये क्या कन्वेंशन है, ये कोई लॉजिक बनता है क्या? उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था, मीठा खाना चाहिए, चॉकलेट खाना चाहिए, आइसक्रीम खाना चाहिए, और खुद से सोच रही थी कि उसे ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन वो तो शावर के नीचे खड़ी थी और शावर के पानी को स्लो नहीं, पूरी तरह से फास्ट अपने ऊपर गिरा रही थी। जिस तरह से वो शावर के नीचे खड़ी थी, हाँ उसकी आंखें बंद थी, लेकिन एक पल ऐसा आता है वो अपनी आंखें खोल देती। जैसे ही अपनी आंखें खोलती उसकी आंखें सीधा जाती है भावना की आंखों से टकराती। भावना जब उसकी आंखें देखती है तो वो खुद को टर्न करके बाहर निकलती। वो कहती शिट यार, ये मैं क्या कर रही थी। लेकिन गजब की खूबसूरत है यार, उसकी फिगर हाय, ऊपर से उसके चेस्ट क्या शेप है, और एक मैं हूँ। हाँ, कितने अजीब है वो। लेकिन इसके वो यही सोच रही थी, तो वो आंखें कह रही शिट शिट, मैं ये क्या करूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ यार, टीचर को इस तरह अपने स्टूडेंट को नहीं देखना चाहिए। बेवकूफ़ी वाली हरकतें मैं कर रही हूँ, शिट शिट गलत है मेरे साथ। वो खुद से लड़ रही थी, लेकिन वो फिर से दरवाजे की तरफ देखती, कहती एक बार फिर से देख लूँ, शायद अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत। ऊपर से वो भीग बदन जैसे आए, पानी को आग लगा रही थी यार, और लगती भी तो नहीं है। हाँ कहते वो परी कहती बड़ी है, लेकिन यार कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। और मेरे अंदर क्या फीलिंग हो रही है, और उसको पसीने आने लगते। भावना को पसीने आ रहे थे, वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। मुझे उसे टच करना चाहिए, ची 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 ची, मैं कैसी गंदी सोच रख रही हूँ। मैं यहाँ पर उसकी मदद करने आई, उस वे में मदद नहीं करने आई थी। ची 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 ची, कैसी बदतमीज़ हूँ मैं। वो खुद से लड़ रही थी। तब वहाँ से भावना निकलती है वॉशरूम से। उसने खुद को टॉवल में ग्रेप करके रखा था। वो अपने रूम में उन्हें देखकर कहती आप यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं, तुम ये शहद लो ना, इसे खाने से शायद तुम्हारी ओंठने की जलन कम हो जाए, इससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन उसका नाक भी लाल हो चुका था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुंह के जलन को कम करना चाहिए, कि तुम्हारे जिस्म में आग लगी है, मेरा मतलब तुम्हारे जिस्म की टेम्परेचर बढ़ रही है। बुखार तो नहीं है, मिर्ची से खाने से शायद तुम्हें बुखार भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे शावर लेना था तो मैंने शावर ले लिया। लेकिन क्यों, बस ले लिया, आपको इससे क्या,
अब जाइए ना, अपना काम कीजिए, टीचर है जाके क्लासेस लीजिए। मेरे क्लास लेने के लिए यहाँ क्यों आई है? अरे वाह, तुम्हें यहाँ तक लिफ्ट दे कर लाई हो, तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए मुझे। तुम्हें थैंक यू नहीं कह रही हो, उल्टा तुम मुझ पर भड़क रही हो। ये लो पकड़ो शेद, खा लो, मुँह खोलो, हाँ करो। देखिए मैंने कहा मुझे नहीं कर, अरे पर मैं तो तुम्हें खिला रही हूँ ना। तो वो उसके पास आती, लेकिन क्या है ना, जो भावना थी वॉशरूम से निकली थी और उसके वॉशरूम के पानी से पूरी तरह से गीली थी। उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे, बस अपने आप को टॉवल से कवर करके बाहर आई थी, क्योंकि उसे भी पता है उसके कपड़े किस तरह से दिख रहे थे। उसकी पूरी बॉडी उसे दिख रही थी, जिस तरह से वंशिका ने भावना की आंखों में देखा, एक पल के लिए वो टिक जाती है कि वाकई उसे इस तरह से उसे देखना नहीं चाहिए, तो वो अपने आप को पूरी तरह कवर करके बाहर निकलती है। लेकिन है रे किस्मत, जो दी भावना उसके पास आती है उसे शहद खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ पर पानी गिरने से फर्श गीला था और जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब होता है। जैसे ही बैलेंस खराब होता है और यहाँ वहाँ से, जैसे कि उसके हाथ में शहद की बोतल थी, शहद की बोतल को ढक्कन खोलती, सबसे पहले वो क्या करती, एक मिनट मुझे चेक करने दो ये ओरिजिनल है या लोकल। तो वो शहद लेकर अपने ऑटो पे रख, मतलब खाती है, थोड़ा सा एक चम्मच लेती है बाइट। वो चम्मच भी अपने साथ लाई थी, तो चम्मच लेती है, उसकी एक बाइट लेती है, कहते ओरिजिनल है यार, कितना है वैसे, कितनी महंगी है ये चीज़। तो उसे सिर्फ घूर के देखती है, तो कुछ कहती नहीं। तो कहती लो पकड़ो, मैं ला रही तुम्हें खिलाने के लिए, देखिए आप आगे मत आइए, यहाँ पर पानी गिरी हुई। हालांकि भावना उसे वंशिका कहती भी है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती तो वो भावना कहती है भावना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो वंशिका कहती है संभाल के पानी है, संभाल के यहाँ पानी है। लेकिन वो सुनती नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ती तो उसका पैर वाकई इस पानी में गिरता है। वो पानी का फर्श ऐसा होता है कि फिसलना तो लाजमी था, पानी गिरने से वो फर्श गीला हो चुका था और जैसे ही फिसलती उसकी बैलेंस खराब हो जाती है और जिस तरह से वो गिरने लगती है, उसके हाथ से चम्मच, यहाँ की शहद की बोतल जो उसने ढक्कन बंद कर दी थी, चम्मच में शहद लेकर खड़ी थी उसे खिलाने के लिए, वो उसकी बैलेंस खराब होती है, सीधा आके वंशिका के ऊपर गिर जाती है। वंशिका उसे संभालते संभालते वो दोनों ही एक साथ बेड पे गिर जाते हैं। अब सिचुएशन कुछ यूँ होती है, भावना उसके ऊपर और वंशिका उसके नीचे, लेकिन डिस्टेंस कह सकते हो या गलती कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या ऊपर वाले की मेहरबानी कह सकते हो। दोनों की होंठ एक दूसरे के होंठों पर थी और एक पल के लिए डर के मारे भावना ने अपनी आंखें बंद कर दी थी कि कहीं उसे चोट ना लगे। लेकिन वंशिका सिर्फ एक बार उसे देखती है और अपनी आंखें बंद करके उसके सर, अपने हाथों को ले जाकर उसके सर के पीछे रखती है और उसके सर को झुका के अपने होंठों पर प्रेशर देती है और अपने होंठों को थोड़ा सा खोल के, जो शहद का टेस्ट उसके होंठों पर थे, अभी थोड़ा साइड में लगे हुए थे, तो उसके होंठों पर वो शहद लेने लगती है अपने लिप से, यानी कि अपनी ज़बान को ले जाके उसके होंठों पर पिघलाने लगती है और उन शहद को लेने की कोशिश करती, जो शहद भावना ने खाई थी चम्मच के साथ, टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये महसूस करती भावना कि उसके होंठों पर किसी ने टच किया, जब उसकी एक झटके से आंखें खोलती उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती है। लेकिन वंशिका यहाँ नहीं रुकती, वंशिका उसके बालों को, अपने हाथों को उसके बालों के पीछे रखकर उसके सर को थोड़ा और जोर अपनी तरफ पुश करती और उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती, ऐसा कि जैसे कि अपने उसके अंदर जो शहद उसने लिए थे वो शहद अपने अंदर लेना चाहती है। और ये चीज़ भावना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। भावना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तकरीबन 2-3 बार कोशिश करती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है तो भावना भी उस किस में खो जाती है। वो किस पेशेंट नहीं था, सॉफ्ट से सॉफ्ट किस था, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, और उसकी ज़बान को लेकर अपने होंठों के अंदर लेने लगती है वंशिका। उसकी जो मिठास जो उसकी ज़बान पर थी शहद की, हाय वो मिठास वो जैसे अपने अंदर ले रही थी। वो इसी तरह एक दूसरे को किस तकरीबन 10 मिनट तक करते और भी कर रहे थे, अगर फ़ोन की घंटी न बजती और उनका जो या दुनिया में नाता ख़त्म हो चुका था, दुनिया से ख़त्म हो चुका था वो नाता, दुनिया में लाने के लिए वो घंटी काफ़ी थी। जैसे ही वो घंटी फ़ोन की बजती है, जिस तरह से वो फ़ोन की घंटी बजती है, तो एक पल के लिए वंशिका अपने हाथ को हटा के उसके थोड़ा सा उसके कंधे से ऊपर करके उसे उठाती है और खुद एक झटके से उठती है और वो आश्रम की तरफ चली जाती है। और वहाँ भावना ये सोची थी ये क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले वो अपने होंठों को छूती है, वो भी शहद और चम्मच को वहाँ रख के वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ कहे। एक पल ऐसा आता था, भावना जब निकलती है तो अपने होंठों को टच करके कहती ये किस पहले मैंने किया था, पर नहीं ये हाँ शायद मैंने किया, शायद उस दिन स्विमिंग पूल के बाहर मेरे होंठ उसके होंठों पर थे, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अपनापंथी एहसास था, जैसे कि ये होंठ पहले भी मैंने छुए थे और आज जो कुछ हुआ उसके बाद
क्या क्या ये वो वही तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती। ये हो नहीं, ये क्या करो, खुद से लड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। वंशिका वॉशरूम में जाके शीशे पर एक जोर से मुक्का मारती है। वो कहती शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। वो खुद से बातें कर रही थी, वो मेरी टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। बतौर टीचर अगर वो मेरी है तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे इनके साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर फ़ोन ना आता तो क्या इससे आगे हम बढ़ जाते? वो रोक भी रही थी और मैं बेवकूफ़ की तरह उन्हें पकड़ के किस कर रहा था। शिट 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 शिट, वो खुद को कोस रही थी। वहाँ दूसरी तरफ आंचल कॉल पे कॉल लगाई जा रही थी, कॉल पे, क्योंकि उनके क्लासेस ख़त्म हो चुके थे। तो आंचल कहती है यार ये फ़ोन ही नहीं उठा रही, कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। काजल भी कहती है हाँ मैं भी तो लगा रही हूँ लेकिन मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही है वो।